पुलिस से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी है, पॉलिसी की भी और सेटअप की भी, और उसमें भले हुकूमत का चेहरा कोई भी हो, लेकिन जो कौमी नौइयत की पॉलिसियाँ हैं, उनको तब्दील नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ वतीरा है कि जी जो आए, वो कहता है पिछले सब गलत कर गए, अब मैं नए सिरे से शुरू करूँगा, इस तरह कोई चीज़ ठीक नहीं होती। थोड़ी-सी अदालत की बात मैं करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, वो रुखसत हो गए हैं अपना बैगेज लेकर। उन पर काफ़ी एतराज़ात हैं उनके मुखालफिन के, लेकिन मज़े की बात ये है कि वो जिनके हमदर्द समझे जाते हैं, वो भी उनसे खुश नहीं है पीटीआई वाले कि इन्होंने हमारे मतलब के फैसले नहीं दिए और जाने से पहले खान साहब को जेल से नहीं निकाला। अब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। क्या तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके ख्याल में? क्या कुछ फैसले रिवर्स होंगे? क्या सरप्राइज़ उनको भी मिलेगा जिन्होंने उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं? देखिए, बात ये है कि काजी फायज ईसा एक बड़े बाप के बेटे हैं। और काजी फायज ईसा जिस साल जज नामजद हुए हैं, अगर उस साल की उनकी टैक्स रिटर्न देखी जाए, तो वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले वकील थे, यानी बड़े महंगे वकीलों में उनका शुमार होता लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको इससे एक ज्यादा दिलचस्प बात बता दूं, सोशल मीडिया के ट्रेंड के हवाले से जिसपे हम बैठे। मैंने इस पे व्लॉग भी कर रखा है और एक से ज्यादा व्लॉग्स में इसका तस्करा भी कर रखा है। मैंने कहा आज आपका फायदा उठा के, हमारे कुछ दोस्त हैं कनाडा में रहते, वो सोशल मीडिया के प्रैक्टिशनर्स हैं। वो सोशल मीडिया प्लानिंग करके मुख्तलिफ कंपनीज को देते हैं और मतलब कि गुरु माने जाते हैं शोबे के। ठीक है, तो खाकसार के मुतासरीन में शामिल हैं। तो एक दिन उनका मुझे ऑडियो मैसेज आया। उन्होंने कहा कि ये मेरी बात आप लिख लें और ये मेरा मैसेज महफूज कर लें। पीटीआई का सोशल मीडिया का ये ट्रेंड बता रहा है कि रिटायरमेंट से 1 डेढ़ माह पहले ये उमर अता बंदयाल साहब को गालियां देना शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो बहुत ज्यादा मोहब्बतें चल रही हैं उस वक्त। और काजी साहब जो थे वो तो गुड टू सी यू कह रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए, ये नोट कर लें आप। और फिर क्या होगा, उन्होंने कहा इस होगा कि एक पेस सेट करेंगे गालियों की या जो भी आप उन्हें वो दलाइल कहते हैं। अगर आप उनके साथ बात करें कि भाई गाली क्यों दे रहा है, तो वो कहते हैं नहीं ये दलील है। तो वो अपने दलाइल की वो एक पेस सेट करेंगे और फिर इसी पेस के साथ वो काजी फायज साहब पे हमलावर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जब वो उमरता बंदयाल साहब को गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड बना रहे हैं, तो मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। मुझे सोशल मीडिया के एक गुरु ने ये 4 साढ़े 4 माह पहले बता दिया था, तकरीबन अप्रैल में बता दिया था। खैर, ये तो बात जुमला मुर्तजा आ गई। देखिए, उमरता बंदयाल साहब जो हैं, वो उन्होंने जब वो आए, जब पीडीएम की हुकूमत आई, वो तो खैर पहले से आए हुए थे, जब पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने उनके साथ ऑलिव जो ट्री होता है, वो क्या कहते हैं जी, जैतून ऑलिव की शाख, ब्रांच। हाँ, ऑलिव ब्रांच का एक्सचेंज किया और कहा कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम मिलके चलेंगे, बस आप मेरी मर्जी के मुझे जज दे दीजिए। अच्छा, जज उन्होंने ले लिया अपनी मर्जी के, लेकिन उसके बाद वो मतलब कि मुकर गए और उन्होंने जवाब ये पेश किया कि मेरे दाएं और बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, ये मुझे ये नहीं करने दे रहे जो आप कह रहे हैं। अच्छा, दाएं उनके बैठे होते थे मुनीब फारूक साहब और मुनीब अख्तर साहब, सॉरी मुनीब अख्तर साहब, मुनीब फारूक तो शरीफ आदमी हमारे भाई। अच्छा, मुनीब अख्तर साहब, और दूसरी तरफ बैठे होते थे एजाजुल एहसन साहब। उन्होंने मुद्दा डाल के इन दोनों के ऊपर इनका भी जुडिशियल कैरियर जो है उसको दागदार कर दिया। ठीक है, उनके सामने कम अज कम कि जी मैं तो करना चाह रहा था अपनी कमिटमेंट को ऑनर, इन दोनों ने मुझे नहीं करने दिया। एक तो वो ये बैगेज छोड़ के गए कि अपने पीछे रह जाने वालों की भी जिंदगी अजाब कर गए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो किसी भी लॉ की टच स्टोन के ऊपर पूरे नहीं उतरते। ठीक है, आप उसे किसी भी पैरामीटर में देखें, मतलब रिमांड के दौरान जमानत नहीं हो सकती, रिमांड मुकम्मल होगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप मुलजम को रिहा नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेशन को कंडीशनल कर लेते हैं दुनिया की किसी
क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर चले जाइए, जब एक बंदे का पता चल गया कि ये पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस इससे इंटेरोगेशन कर रही है, इसकी सेहत ठीक है, ओके, आपको कितने दिन का रिमांड चाहिए जी? हमें 1 हफ्ते का रिमांड चाहिए। 1 हफ्ते के बाद इनको इसी सेहत के साथ वापस लेके आना है आपने। अदालत ये अहकाम दे सकती, अदालत ये नहीं कह सकती कि जनाब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई, इसको घर छोड़ के आओ, ठीक है। ये उमरता बंदयाल साहब ने किया, इतने बड़े उन्होंने फैसले किए। 63A को एक दफा उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में एक तरह से इंटरप्रेट किया, और दूसरी दफा पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत बनवाने के लिए दूसरी तरह से इंटरप्रेट किया। ये बहुत बड़ा बैगेज है जो कि वो अपने साथ लेके नहीं गए। ये गंद जो है उनके पीछे रह जाने वाले साथी जजेस को साफ करना है, और हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस को सही ट्रैक के ऊपर चढ़ाना है, सही रास्ते पे डालना है। तो इसलिए वो जो हैं उनकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। वो अपने जो उनके हमख्याल जजेस जो थे उनके लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं छोड़ के गए। उमरता बंदयाल साहब जो थे, मैंने जो उनकी जात का तजिया किया है, आपको शायद इस बात का जान के हैरत हो कि जब तक वो जज नहीं बने थे वो वकला में शामिल थे, हमारे जाती दोस्तों में थे। उनके साथ अक्सर शाम को कॉफी पे मुलाकात हुआ करती थी। मैं उनके चैम्बर का फ्रीक्वेंट विजिटर रहा हूँ, ठीक है, और खबरों के सिलसिले में भी, और वैसे भी एक जाती याद अल्लाह भी थी। जब वो जज बन गए तो मैंने कभी कोशिश नहीं की उनसे दोबारा मिलने की, ठीक है। अच्छा, वो फैसला या तो लेते ना उसी कर्ज के साथ जिस कर्ज के साथ साकब निसार साहब ले रहे थे, कि आप गलत हैं, उन्हें पता था मैं गलत हूं, लेकिन वो खड़े हो जाते थे गलती के ऊपर। इनके अंदर ये कमजोरी रही कि इनका जो अंदर का जमीर था ना, वो उनको उस गलत पॉइंट के ऊपर स्टैंड लेने से रोक देता था। यूं वो एक वीकर चीफ जस्टिस साबित हुए। मसलन एक जमाना वो भी इनके दौर में गुजरा कि जब ये हमें सुप्रीम कोर्ट की कॉरिडोर से सरगोशियां सुनाई थी कि इनको तो ये ट्राइका चला रहा है, ये वाला जो है जिनके मैंने अभी नाम दिए जजेस के, ये चला रहा है सारे मामला, तो वो चला रहे हैं। साकब ने अपना उमरता बंदयाल साहब तो कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। और जो है नवंबर के बाद खास तौर पे नवंबर से ऑनवर्ड जब पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री हो गई, तो उसके बाद अक्सर ये बात सुनने को मिलती थी कि ये साहब खुद तो नहीं चल रहे, इनको तो चलाया जा रहा है, और ये लोग हैं, उनके नाम लिए जाते थे। तो मतलब कि एक वीक आदमी थे। उनकी निस्बत जिस तरह काजी फायज ईसा साहब की जौजा मोहतरमा सजना ईसा साहिबा को कटहरे में खड़ा किया, और काजी साहब खुद उनके साथ कटहरे में खड़े हुए, और उन्होंने अपने बुरादर जजेस का वैनम भुगता, और मुनीब फारूक साहब जो हैं, मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने इतने इस तरह ग्रिल किया कि वो खातून जो थी वो रो पड़ी वहां पे खड़े हो गए अदालत के सामने, और उन्हें कहना पड़ा कि ये वकील नहीं है, ये एक घरेलू खातून है जो स्कूल टीचर भी हैं और पढ़ाती हैं, तो आप इनसे इनके हवाले से डील करें, ठीक है, ये वकील नहीं, ठीक है। काजी फारिद को खुद आना पड़ा रोस्ट्रम के ऊपर। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन क्रिएट किया कि वो एक मजबूत अफाद के मालिक है। और खास तौर पे जब आप एक सिटिंग ISI चीफ के खिलाफ जो है, जो कि ऑल इन ऑल हो और पूरे सिस्टम का जो है वो तामीर कुनिंदा हो, ठीक है, आर्किटेक्ट हो, आप उसको चैलेंज कर दें और उसके बाद फिर आप सस्टेन कर जाएं, ये उनके मजबूत असाब के बायस ही मुमकिन है। बिल्कुल सही। इसलिए इसलिए उनसे तवक्कुआत लगाना कोई बेजा नहीं है। उनकी एक हिस्ट्री है, और मेरा ख्याल है कि वो आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे। वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए मुझे भी रगड़ दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मैं कोई जुर्म करता हूँ, तो मेरा रगड़ा निकाल दे, तो मुझे कम से कम इस बात का नहीं होगा कि मेरे साथ जो है वो इंसाफ नहीं हुआ। वो पाकिस्तान के अदलिया के सही बाबा रहमत साबित। बिल्कुल सही,
जी रजी साहब, उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि अदलिया जो है वो, जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अदलिया की जो तौकीर है उसमें कोई इजाफा नहीं किया। तो जैसे आपने कहा कि शायद काजी फायज ईसा जो है वो सही मायनों में बाबा रहमत साबित हों, और इसका वो एक तरह से इजहार कर चुके हैं जब वो पार्लियामान में आए थे और उन्होंने आईन को बुलंद करके ये कहा था कि जो लोग आज मुझे मेहमान बना रहे हैं, जब मैं इनके खिलाफ फैसले दूंगा तो यही मुझ पर तनकीद भी किया करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यही स्पिरिट होनी चाहिए। और जब वो मनसब अब जैसे कि उन्होंने संभाल लिया है, जो उनके फैसले होंगे, अब पहला तो मेरा ख्याल है कि यही जो नैब अमेंडमेंट्स का फैसला देकर गए हैं जस्टिस बंदयाल, यही चैलेंज होगा उनकी अदालत में और वहां से एक टोन सेट होगी तो हमें पता चल जाएगा। ये आखिर में थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं इलेक्शन के बारे में। ये जो केयर टेकर सेटअप बना है इसमें बड़े टेक्नोक्रेट्स भी शामिल किए गए हैं, और जो हमारे निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़, उनका भी एक पस मंजर है कि वो किसके पसंदीदा हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएगा या ये भी लंबा चलने का इम्कान है? देखिए, प्रोग्राम के शुरू में जो हमने सेगमेंट किया है, हम्म। आ, उसी को मैं रिकॉल कर दूं। इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो स्टीरॉइड टाइप के इकोनॉमिक मेजर से नहीं हम्म। होगा। आपको कोई लॉन्ग टर्म ना सही, कोई मीडियम टर्म, कोई शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसी देना पड़ेगी। आप छापे मारना शुरू कर दें और जाके करेंसी डीलर्स को डरा के यहां से भगा दें। भाई, बात यह है कि अगर फिजिकल डॉलर अफगानिस्तान मूव करता है तो बॉर्डर से ही गुजर के जाता है ना, तो वहां पे भी कोई बैठा हुआ है। इस हवाले से मेरे तक एक बात पहुंची है, मैंने कहा आप तक भी पहुंचा दूं, कि जो पिछली कोर कमांडर मीटिंग हुई थी उसमें आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब ने कहा कि अगर ये स्मगलिंग की सारी एक्टिविटीज वाली जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं ये दुरुस्त हैं, तो इसके दो ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम नाअहल हैं और हमें नाअहली की सजा मिलनी चाहिए, और दूसरी ये है कि हम इसके अंदर मुलव्वस हैं, हम्म। फिर हमें नाअहली से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब ये इतनी बड़ी बात थी जहां पे खरबों रुपए का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, आप उनके दरमियान में खड़े होकर उस इंटरेस्ट को खत्म करने की बात करें, तो ये इतनी बड़ी बात है कि आप अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं भाई। ये जान जोखों का काम है। तो अगर वो इस बात को समझते हैं कि उनके अदारे के ताउन के बगैर और सरहदों को बंद किए बगैर रियल सेंस के अंदर ये बीमारी दूर नहीं हो सकती, अगर वो समझते हैं, तो फिर यकीनन वो अपने वाला, अपने अदारे के अंदर वाला काम कर ले, बाकी वाला काम जो है वो कौम कर लेगी। हम्म। ये वैसे इदारे के अंदर वाला काम आपने बड़ा अच्छा याद कराया, क्योंकि हम बड़े अरसे से ये सुन रहे हैं कि जी ये जो प्रोजेक्ट तब्दीली था उसकी सफाई इदारे के अंदर भी हो रही है। और आजकल तो हम सुन रहे हैं कि एक कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, और उसका इशारा शायद उसी तरफ है जिस शख्सियत का आपने काजी फायज ईसा के हवाले से तस्करा भी किया। वो काम किधर तक पहुंचा है और इन खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए, खून गर्म रखने के लिए हमारे भी ब्लॉगर्स और व्यूज लेने के लिए इस तरह के वो काम करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसो भी बता दूं, जब इस तरह की कोई भी सेंसिटिव पोस्ट से कोई बंदा रिटायर होता है तो उसके ऊपर कम से कम अगले 2 साल, अब इन्होंने बढ़ा के उसको 5 साल कर दिया है। पिछले दिनों जो अमेंडमेंट्स हुई है ना, उनमें मेरा ख्याल है ये 3 साल या 5 साल कर दिया, पर 2 साल से बढ़ा दिया। वो चूंकि पेंशन में होते हैं तो उनको तकरीबन पेंशन दे रहे होते हैं, तो इसलिए उनको सर्विस ही शुमार किया जाता है। वो बगैर प्रायर परमिशन के अपना घर भी नहीं छोड़ सकते, स्टेशन नहीं छोड़ सकते, जो एक खास टर्म चलती है। हम्म। लेकिन वो अपने घर से जो लोग उनसे मिलने आ रहे हों वो उसकी प्रायर इंटीमेशन देने के पाबंद होते हैं। और अगर कोई अनवांटेड या अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाए तो उसके बारे में भी शाम होने से पहले उन्होंने मुतलका डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता। तो
इतना तो मुझे पता है कि वो एक बहुत बड़े अपना ये प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे के या बच्ची की शादी के अंदर पिंडी तशरीफ लाए। तो मैंने अपने जराये से चेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बकायदा इजाजत लेके आए, ठीक है, और वो उनसे मिलके चले गए। इसी तरह एक ऐसी मुलाकात का भी चर्चा है जब वो घर में प्राइवेट गाड़ी से निकले, काले काले रंग की 2016 मॉडल करोला में, और फिर उन्होंने मोटरवे से कनेक्ट करने वाली एक सड़क के किनारे खड़े होके एक दूसरी गाड़ी में, जिसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट थी, उसमें आने वाली अदलिया की एक शख्सियत से मुलाकात की, और फिर दोनों अपने अपने घरों को वापस चले गए। उस मुलाकात का बहुत चर्चा रहा व्लॉगर्स के। हाँ, ये भी वो इस तरह की मुलाकातें भी कर लिया करते थे जो बाद में रिपोर्ट हो जाती थी, और फिर इस तरह की उनकी हरकतों को एहतमाम के साथ लीक कर दिया जाता। अब जो इस वक्त इशू है वो इशू है जो इलेक्शन के दौरान तालिबान ने धमकी दी है कि वो किसी भी जमहूरी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देंगे, और 2 हमले जो हैं वो JUI पे हो चुके हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब बच गए हैं, और जनाब ये जो साहब हैं इधर उनके जो पिछले मदरसे के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें तो आपको याद है कि 70-80 के करीब उनके कारकुन जो थे, मदरसा नहीं था जलसा था, तो फाटा के इलाके के अंदर उसमें शहीद हो गए थे। तो सबसे पहला निशाना वो बन रहे हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर अगर आपको याद हो तो TTP ने टारगेट किया था 2013 के इलेक्शन में टारगेट किया था उन्होंने ANP को, ठीक है। इस दफा JUI उनका टारगेट है। अगरचे जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान में जाने की कोशिश की है तो उनके ऊपर भी खुदकुश हो गया है, सिराजुल हक साहब के ऊपर भी। तो वो फैक्टर जो है उसकी चाबी कहा जा रहा है कि मौसूफ के पास है, या उनका जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो उनको पता है। तो इस सिलसिले में उनको इस बात के ऊपर लाया जा रहा है कि वो इसको अनडू करें, और क्योंकि वो ऑन ड्यूटी भी हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन भी हैं, इसको जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं उनकी, तो इसको कुछ लोग उनकी गिरफ्तारी से मामूल कर देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मेरी जाती राय में ऐसा शायद ना हो सके, क्योंकि जिन्होंने गिरफ्तार करना है उनके लाशऊर में कहीं ना कहीं ये बात छुपी होगी कि कल को हमने भी रिटायर होके तो घर जाना। बिल्कुल सही। तो इसलिए मजा मजा दियां भैणा होंदियां भाई। बिल्कुल सही। तो नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर को वापसी जो है वो कंफर्म है या इसमें मजीद कोई तौसीह हो सकती है? देखिए, अगर तौसीह हुई तो हफ्ते 4 दिन से हफ्ते से ज्यादा नहीं होगी, और वो टेक्निकल नौयत की होगी। नवाज शरीफ साहब वापसी के ऊपर ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि जैसे वो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पाकिस्तान ट्रेडिशनल फ्रेंड वापस आ रहे हैं, ठीक है। मसलन दौरे से पहले 1 हफ्ते पहले उनका चाइना का कोई टूर रख लिया जाए, या वो सऊदी अरब से उम्रा करते हुए आए, या UAE में ट्रांजिट वो अपना 1 दिन का लंबा कर लें। ये इस तरह की कोई ना कोई सिंबॉलिक मूव की जाएगी जिससे ये मैसेज जाए लोगों को, वोटर्स को, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मर्जी से पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 21 अक्टूबर फाइनल है। अगर 2-4 दिन या हफ्ता ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी बुनियादी वजह ये सिंबलिज्म क्रिएट करना होगी। पाकिस्तान में से कोई रुकावट नहीं है उनके वापस आने। बिल्कुल सही। और फरवरी में इलेक्शन देख रहे हैं आप? मुझे लगता है शायद जनवरी में ही हो, जनवरी में। क्योंकि मैशत नहीं संभल रही। अगला जो रिव्यू करेगा हमारा केयर टेकर सेटअप जाके IMF के साथ, जिसके तहत जो है वो हमें मजीद $1.25 अरब भी मिलना है। तो उस रिव्यू में ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और यू हैव टू गो फॉर इलेक्शंस, इन टाइम इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन करवाए, और हैंडिंग ओवर पावर टू द न्यू इनकम्बेंट गवर्नमेंट।
बिल्कुल सही। और मेरे लिए तो ज़ाती तौर पर आज की गुफ्तगू से जो निचोड़ बनता है वो यही है कि मामलात गंभीर हैं और मल्टी डायमेंशनल हैं और उनका कोई फौरी हल नहीं है। लेकिन अगर इसका हल होना है तो उसके लिए हमारे तमाम इदारों को, तमाम जमातों को एक फॉरवर्ड लुकिंग और जो है वो तसलसल का मुज़ाहरा करना होगा। ये जो वन स्टेप फॉरवर्ड और टू स्टेप्स बैक हैं, जिसमें हम अपने छोटे-छोटे सियासी मफादात के लिए बाकी हर चीज़ दाँव पर लगाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो मईशत हो या फ़ॉरेन पॉलिसी हो या कुछ और हो, इस तरह काम चलेगा नहीं। बहरहाल वक़्त की ज़ाहिर है कि हमेशा तंगी होती है। रज़ी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जब शुरू होता है, तो उसके लिए एक नशिस्त काफ़ी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि रज़ी साहब जो हैं वो आइंदा जो है वो बाकायदा हमें वक़्त दिया करें हर कुछ अरसे के बाद। रज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे, हमारे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।